विश्वास एक 2 फुट की पट्टी, टाट पट्टी, और यहाँ पर बिछा दें लंबी, और आपसे कहते हैं इस पट्टी के ऊपर दौड़ करके जाना है, और पट्टी से इधर उधर बिल्कुल भी पैर नहीं आना चाहिए, पट्टी से इधर उधर बिल्कुल भी पैर नहीं आना चाहिए, यानी ज़मीन पर पैर नहीं आए, पट्टी के ऊपर ही पैर रहना चाहिए। आप दौड़ के जा सकते हैं 2 फुट की पट्टी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2 फुट चौड़ी सड़क हो और सड़क के इस तरफ 100 फुट गहरी खाई और इस तरफ भी 100 फुट गहरी खाई हो, और फिर आपसे कह दिया जाए इस पर धीरे धीरे चल कर ही दिखा दो, चलकर दिखाने में भी गिर जाएगा आदमी और घबराएगा, और घबरा करके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं होगा कि इधर उधर जरा सा पैर डगमगाया और गए नीचे 100 फुट गहरे खाई में। समझ आ गई मेरी बात? तो ये क्या होता है, विश्वास का बड़ा फल होता है, और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है विश्वास। एक व्यक्ति को उसने मर्डर कर दिया था, तो मर्डर करने की वजह से उसको फांसी की सज़ा हो गई। अब फांसी की सज़ा हुई, जज ने लिख दिया हैंग टिल डेथ, फांसी की सज़ा हो गई। तो वैज्ञानिक उनको उसके पास पहुँचे, जज के पास, और कहने लगे सर ऐसा है कि हम इसको मारेंगे तो सही, आपको इसको मारने का ही सज़ा आपने दी है इसको, तो उसको मारेंगे, लेकिन इसको सांप से कटा के मारेंगे। तो जज ने ही परमिशन दे दी, बोले ठीक है। उस आदमी को पकड़ के ले गए वो लोग, और अपनी लेबोरेटरी में ले जा करके उसको एक काला कोबरा सांप दिखाया, बड़ा भयंकर सांप, और उसको कहने लगे देख भैया ये जो कोबरा है ये बड़ा जहरीला सांप है, सबसे जहरीला सांप यही होता है, और इसका काटा हुआ आज तक कोई बचा नहीं। अब इस सांप से कटा करके हम तुम्हें मारेंगे, अब ये सांप तुम्हें काटेगा और थोड़ी देर में तुम मर जाओगे। उसको लेटा दिया टेबल पर, उसकी आंखों से पट्टी बांध दी, और उसके पैर में 2 सुई लेकर के, 2 आलपिन लेकर के उसके पैर में चुवा दी, और उसे बोला काट लिया सांप ने। उसे कहा कि तेरे को सांप ने काट लिया, उसने ही मान लिया सांप ने काट लिया। अब देखिए जहर इसका चढ़ रहा है, ये जहर अब तेरे एड़ी में आ गया, अब ये जहर तेरे पिंडी में आ गया, अब इस सांप का जहर तेरे घुटने तक पहुंच गया, और अब तेरी जांघों में आ गया ये सांप का जहर, और अब तेरी कमर तक आ गया ये सांप का जहर, और अब तेरे सीने में आ गया, अब तेरे गले में आ गया, अब तेरा हृदय बंद होने वाला है, और तेरा मस्तिष्क में भी जहर पहुंच गया, अब तेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, और अब तू थोड़ी देर में मर जाएगा। ये इसको विश्वास दिलाया, और उसको भी विश्वास हो गया कि पैर में सांप ने काटा है, कोबरा उसने देखा था अपनी आंखों से, सज़ा उसको मिली थी, मालूम था उसको। थोड़ी देर में वो आदमी मर गया, जबकि उसको सांप ने काटा ही नहीं, तो भी मर गया। और उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसके अंदर कोबरा का ही जहर था, कोबरा ने उसको खाया ही नहीं। केवल विश्वास से उसने विश्वास कर लिया कि मुझे कोबरा ने खाया, तो कोबरा का जहर बन गया उसके अंदर, कोबरा का जहर उसके अंदर बन गया शरीर में, और वो कोबरा के काटने से नहीं काटा तो भी मर गया। समझ में आ रही है मेरी बात? विश्वास का इतना फल होता है। जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये तभी काम करेंगे जब आपका पूरा विश्वास इस पर होगा। ठीक है? आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। सोचने के लिए आप एक प्रयोग करिए, एक डायरी बनाइए। जितने ही महापुरुष हुए हैं सब लोगों ने डायरी बनाई है, तो सब बच्चों को भी अपनी एक डायरी बनानी चाहिए, छोटी हो या बड़ी हो। और डायरी को जब हम खोलते हैं तो 2 पेज खुलते हैं। डायरी खोलेंगे तो 2 पेज खोलेंगे, एक बायां पेज एक दाहिना पेज। तो पूरी डायरी के सब पन्नों पर ऊपर बाएं पेज पर लिखेंगे मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखना चाहें आई वांट टू अचीव। और दाहिनी तरफ दाहिने वाले पेज पे लिखेंगे मैं इसके लिए भगवान को धन्यवाद दे सकता हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर। ठीक है, लिख दिया, पहले से लिख दिया है। अब सुबह जगते ही, जगने के बाद जैसा कि मैंने बताया भगवान को स्मरण करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे गुरु जी के साथ, और फिर बैठेंगे। बैठ करके तुरंत ही डायरी को निकालिए, तकिए के नीचे डायरी को रख के सोइए, और पेन भी रखिए वहीं, लाइट जला लीजिए और तुरंत ही उस पर लिखना शुरू करिए। डायरी में क्या लिखेंगे? बाईं तरफ वो बातें लिखनी है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए
मैं चाहता हूँ मेरे इस वर्ष 95% मार्क्स आएँ। चाहते ही नहीं चाहते हैं? उसमें लिखिए, मैं चाहता हूँ इस वर्ष मेरे 95% मार्क्स आएँ। नंबर 2, मैं चाहता हूँ मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरे अध्यापक मुझे प्यार करें, मेरे माता पिता मुझे प्यार करें, मेरा भाई मेरी बहन मुझे बहुत प्रेम करे। ये चाहता हूँ। जो जो आप चाहते हैं बाईं तरफ लिखिए। और मैं चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होऊं और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएँ कि मेरा सिलेक्शन हो। ठीक है? जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको लिखिए। 2, 3, 4, 5 जो भी पॉइंट हों सब लिखिए। समझ में आ गई ये बात? दाहिनी तरफ वो बातें लिखेंगे जिनके लिए भगवान को आप धन्यवाद दे सकते हैं। जो कुछ भगवान ने दिया है आपको, उसकी जो कृपा मिली है आपको, उसको दाहिने पेज पे लिखेंगे। आप कहेंगे क्या दिया है उसने? अरे बहुत कुछ दिया है। दिया है वो ज़्यादा है, जो नहीं दिया है वो बहुत थोड़ा है। जो नहीं दिया है वो बहुत थोड़ा है, जो दिया है बहुत ज़्यादा है। और जितना आपको दिया है ना, उतना पाने के लिए लाखों लोग लाइन में लगे हैं और उनको नहीं मिला और आपको मिल गया। देख लीजिए, आपको जितना मिला है उतना पाने के लिए भी लाखों लोग लाइन में लगे हैं, उनको नहीं मिल रहा है और आपको मिल गया। उसकी बड़ी कृपा है। उसकी कृपा महसूस करिए हमेशा। तो दाहिनी तरफ आप लिखेंगे आप क्या भगवान के लिए किन किन बातों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। लिखिए उसमें नंबर 1, मुझे अच्छे माता पिता मिले, ईश्वर की कृपा है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ईश्वर की कृपा है। मेरे पापा मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मेरे लिए फ़ीस जुटाते हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई का साधन करते हैं, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं मुझे पहनने के लिए, ये सब सुविधाएं मिलती हैं। बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। ठीक है? ये जो जो कुछ मिला है उसको लिखिए। भगवान की कृपा से हम अपने मकान में रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं, घर में हमारे कोई झगड़ा नहीं होता, सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। बड़ी कृपा है उसकी, वरना जगह जगह झगड़ा है। और सबसे बड़ी कृपा है कि आप चल फिर करके आ रहे हैं। मैं कहता हूँ आप मंदिर नहीं जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप सप्ताह में 1 दिन या महीने में 1 दिन कभी कभी हॉस्पिटल जाया करिए। और हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो देखेंगे कि आपके तो पैर में प्लास्टर नहीं चढ़ा है, इसके तो छाती में प्लास्टर चढ़ रहा है। आपका गला काट करके और कीप डाल करके खाना नहीं डाला जा रहा है, इसके तो गले में काट करके और कीप से खाना डाला जा रहा है। इसके दूसरों के खून चढ़ाया जा रहा है, आपके तो खून नहीं चढ़ाया जा रहा। आपके तो ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ रही, ये तो चल फिर भी नहीं सकता है, आप तो चल फिर करके आ गए। बड़ी कृपा है ईश्वर की, बड़ी कृपा है। आप चल फिर करके आ तो गए। बहुत सारे लोग तो पागल खाने बंद हैं, आप तो पागल खाने में नहीं हैं। बड़ी कृपा है उसकी, है कि नहीं कृपा? बहुत सारे लोग पागल खाने बंद हैं, बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लेकिन आप तो नहीं हैं। आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल चल फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं कहीं भी, बड़े आराम आए। तो बड़ी कृपा है इस चीज़। उस ईश्वर की कृपा को महसूस करिए। समझ में आ गई ये बात? ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। आप कहेंगे साहब ईश्वर की कृपा तो तब माने ना जब हमें 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम कहते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। 10 करोड़ आ गए हाथ में, आनंद आ गया। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास 10 करोड़ रुपया है वो सब आनंदित हैं? वो सब आनंद में हैं? बिल्कुल नहीं है। पैसे से किसी को सुख नहीं मिला, पैसे को किसी को आनंद नहीं मिला। पैसा थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। सुविधाएं दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। आनंद अंदर से प्राप्त होने की वस्तु है और वो किसी को भी प्राप्त हो सकती है। बिना सुख सुविधाओं के भी आनंद प्राप्त हो सकता है, बिना सुख सुविधाओं के भी। एक व्यक्ति हमें मिला, बड़ी लंबी यात्रा पर थे, अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो काफ़ी देर तक जंगल ही जंगल पड़ता रहा। तो हमने ड्राइवर से कहा भैया कहीं कोई चाय वाय की दुकान, पानी वानी मिला ऐसी जगह देखना, कहीं गाड़ी रोकना। तो उसने गाड़ी एक जगह जाकर रोकी। सड़क के किनारे एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में एक आदमी चाय बनाता था। तो वहाँ जाकर गाड़ी रोक करके उसके पास गए, भैया पानी है क्या? बोले हाँ बाबूजी पानी, पानी मेरे पास बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया पानी मेरे पास। बड़ा खुश, बड़ा हंसते मुस्कुराते। और गया अंदर जाकर के एक बोतल लेके आया पानी की, और पानी बोतल को उसने उछाला और फिर लपका, और फिर उछाला, फिर लपका, फिर उछाला, फिर लपका, और हंसा और गाया और नाचा, डांस करके दिखाया उसने। और फिर गीत गाया उसने एक लाइन, और फिर लीजिए बाबूजी पानी। फिर पानी की बोतल हमने उसने दी। तो हमने उससे पूछ लिया, मैंने भैया तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो?
और उस आदमी के पास दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाता होगा वो। कोई गाड़ी रुकती होगी, चाय वाय पी लेती होगी, तो क्या कमाएगा उसमें। और इतना खुश। तो हमने उसे पूछ लिया, भैया इतना खुश कैसे रह लेते हो। बोले बाबूजी मैंने सोच लिया है, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, मेरी खुशी को कोई नहीं छीन सकता है, मेरे हंसने को कोई नहीं छीन सकता है। मैंने सोच लिया मुझे हंसते हुए जीवन जीना है। हंसते रहता है, हंसता रहता है, कुछ भी नहीं है तो भी हंसता रहता है, कुछ भी होता रहे उसको हंसना है। तो हंसने की आदत डालिए, और हर समय हंसने की आदत डालिए, हर समय मुस्कुराने की आदत डालिए। भले ही एक्टिंग करनी पाए तो एक्टिंग ही करिए। सुबह उठते ही जिस किसी से बात हो, आज तो आनंद आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह से ही आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी प्रभु की कृपा हुई है कि सुबह से ही हंसी आ रही है मुझे, और हंसते ही हंसते सुबह निकालिए। जिससे बात करें उसी से बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप एक्टिंग ही करिए, भले ही आप रोज़ रोज़ एक्टिंग करिए, एक दिन वो सत्य में परिवर्तित हो जाएगी, सचमुच ही आप आनंदित हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई है। तो आनंदित होने की अभ्यास डालिए। कैसे अभ्यास डालें, कैसे आनंदित हों। देखिए, आप जब कभी कोई अखबार पढ़ें, कोई पत्रिका पढ़ें, तो उसमें चुटकुले ज़रूर आते हैं, हंसगुल्ले, ठीक है। तो आप उनमें पढ़िए, और कोई अच्छा चुटकुला हो तो उसको याद करिए, और अपने मित्रों से भी कहिए कि चुटकुले याद करके आए कर। और जब भी मिलें अपने मित्र से तो हाथ मत मिलाइए, हाथ मिला के मिलना कोई अच्छी बात नहीं है। गले मिलिए, एक दूसरे गले मिलिए, प्यार से मिलिए, कि अपना मित्र है, अपना दोस्त है, उसे गले मिलिए, और गले मिल करके हंसिए, मुस्कुराइए, दोनों ही मुस्कुराएं एक दूसरे को देख करके। और फिर कोई चुटकुला आप भी सुनाइए, कोई चुटकुला वो भी सुनाए। चुटकुला भले ही कम हंसी का हो, फिर भी खूब खिलखिला के हंसिए, जोर से हंसिए, और उसको भी कहिए कि तू ही चुटकुला याद करके आया कर। वो भी चुटकुला सुनाएगा और वो भी चुटकुला सुनाए, आप भी खुश होकर के और हंसिए, मुस्कुराइए, जोर से खिलखिला के हंसिए। समझ में आ गया। तो इस तरह से हंसने का अभ्यास डालिए। जो बच्चे हंसते मुस्कुराते रहते हैं उनका दिमाग भी तेज होता है, और जो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न मुद्रा में रहने का अभ्यास डालिए, ठीक है। तो मैंने दो बातें बताई। एक तो मांग आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं ये बताएं, और उसको डायरी में लिखें आप क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ पेज पे लिखें आई एम थैंकफुल फॉर। आप कहेंगे कुछ मिला नहीं इसलिए कुछ लिखने के लिए बात नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आदमी था, उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। उस मंदिर में रोज़ाना प्रार्थना करता था, प्रभु पैरों में जूते नहीं हैं, एक जोड़ी जूते मिल जाते तो बड़ी कृपा हो जाती। 6 महीने हो गए, रोज़ प्रार्थना करता, एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी जूते नहीं मिले। ऐसे भगवान देता भी नहीं है। अरे एक जोड़ी जूते ही भगवान नहीं दे, अरे एक दिन की मजदूरी करे, एक दिन की मजदूरी में जूते आ जाएंगे, ये भी काम भगवान ही करे। नहीं मिले, उसको गुस्सा आया, उसने भगवान को उठा के फेंक दिया। बोले कैसा भगवान, 6 महीने हो गए इसकी खुशामद करते करते और फिर भी एक जोड़ी जूते नहीं मिले। इससे तो किसी आदमी की खुशामद कर देता तो वही दे देता। पूरा इसलिए नहीं होता कि अब तक जो कुछ भगवान ने दिया उसके लिए आपने कभी उसको थैंक्स नहीं कहा, आपने उसको कभी धन्यवाद नहीं कहा कि प्रभु तेरी कृपा से आनंद आ रहा है, तेरी कृपा से आनंद आ रहा है, आपने कभी कहा ही नहीं। इसलिए भगवान भी फिर गिविंग मोड में नहीं आता है। और आप उसकी धन्यवाद का भाव प्रस्तुत करिए, आप उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखिए, और फिर भगवान भी गिविंग मोड में आ जाता है। फिर कहता है बोल तुझे क्या चाहिए, और जो आप सोचेंगे वही काम पूरा हो जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो सोचेंगे वही वो पूरा होता चलेगा। समझ में आ गई है मेरी बात। अब हम आते हैं कि कुछ एक्सरसाइज आपको बता देते हैं कि उन एक्सरसाइज को करने से आप स्वस्थ और अपना मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के कुछ प्रयोग आपको बताए देते हैं। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी पढ़ाई में व्यवधान क्या क्या हैं। जो परेशानी आई जिनकी वजह से कि हम अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, जिनकी वजह से हमारी पढ़ाई सफ़र करती है, उसमें व्यवधान आते हैं। उन व्यवधानों को पहले समझ लें और उनसे अगर बच कर के रहेंगे तो पढ़ाई ठीक ढंग से चलेगी। और अगर उन्हीं कामों में, गलत कामों में फंस गए हम, तो फिर हमारी पढ़ाई ढंग से नहीं चलेगी। सबसे पहला काम,
एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। क्रिकेट का खेल सबसे वाहियात और बेकार खेल है। इस खेल को खेलने वाले बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। आप देख लीजिए क्रिकेट के जितने प्लेयर हैं, सबसे अच्छा प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, हाई स्कूल पास। अजहर, हाई स्कूल पास। और सारे एक्टरों को देख, जितने प्लेयर हैं सबको देख लीजिए, केवल 2 एक्टर मुझे ऐसे मिले जो कि बीई किए हुए थे। बीई करने के बाद भी उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करी, खेल में ही समय व्यतीत कर दिया। इससे तो अगर बी में वो दोनों लड़के नहीं पढ़ते तो 2 और दूसरे लड़के बी बन जाते, उसकी जगह दूसरों का सिलेक्शन हो जाता और वो बी बन जाते। उन दोनों का सिलेक्शन और रोक दिया उसने, और जब क्रिकेट ही खेलना था तो उसके लिए फिर बी करने की क्या ज़रूरत थी। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? उसका कारण ये है, एक तो ये खेल ऐसा है जिसमें कि कोई एक्सरसाइज नहीं होती। बैटमैन बैट लेकर खड़ा हुआ है, बॉल आई, किट मार दिया उसने, बस हो गई एक्सरसाइज। इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है। जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है, तो 10, 15, 20 कदम दौड़ करके गया, उसने बॉल फेंक दी, बस इतनी सी एक्सरसाइज काफ़ी है। 11 प्लेयर पूरी फील्ड में खड़े हुए हैं और बॉल बैट में लग करके दौड़ी चली जा रही है। एक खिलाड़ी दौड़ेगा, बाकी सब तो 10 तो खड़े ही हैं। 10 तो खड़े हैं, एक खिलाड़ी दौड़ रहा है, हो गई एक्सरसाइज। कोई एक्सरसाइज नहीं। और खेलों का मुख्य उद्देश्य शरीर की एक्सरसाइज करना है, और क्रिकेट से कोई एक्सरसाइज नहीं होती। पहली खराबी। दूसरी बात ये, इस खेल को लोग खेलते कम है और देखते ज़्यादा हैं। होता है कि नहीं? खेलते कम है और देखते ज़्यादा हैं, और 6-6 दिन तक होता रहता है। सारे खेल ऐसे हैं जो कि 1 घंटे खेले जाते हैं। क्रिकेट का खेल ऐसा है जो सुबह से शाम तक खेला जाता है, और टेस्ट मैच होते हैं 6-6 दिन खेला जाता है। सारा दिन खेलने में ही लगा देंगे बस, और कोई काम ही नहीं है। संडे का दिन है, पूरे दिन से क्रिकेट ही खेला बच्चों ने, कुछ किया ही नहीं। खेल 1 घंटे के लिए होना चाहिए। 1 घंटे का समय है बस खेलने के लिए, और सारे खेल 1 घंटे ही खेले जाते हैं। समझ आ गया? फुटबॉल है, 1 घंटे खेलिए। फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है, इसकी विवेकानंद ने भी तारीफ़ की। 1 बॉल चाहिए, बहुत सस्ता खेल, 1 बॉल चाहिए बस, और 22 प्लेयर हो सकते हैं उसमें, और 1 घंटे तक खूब दौड़ लगाएंगे, 1 बॉल के पीछे दौड़ेंगे और बॉल में पैर मारेंगे, हिट करेंगे, और जो लड़के बॉल में पैर मार लेते हैं तो फिर वो और दूसरे लड़कों के पैर में पैर नहीं मारेंगे फिर, कि उनकी जो इच्छा थी, एक क्यूरियोसिटी होती है कि दूसरे लड़के पैर में पैर मार के उसको गिराने की कोशिश करते हैं। जो फुटबॉल खेल लेते हैं वो नहीं मारते हैं, क्यों? उनकी इच्छा पूरी हो गई है, फुटबॉल में पैर मार लिया है उन्होंने। तो फुटबॉल के खेल की तारीफ स्वामी विवेकानंद ने भी की। और एक बहुत प्राचीन खेल जो हमारे भारत का है वो है कबड्डी। जीवट वाला खेल है, दमदार खेल है, और इसमें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बीच में लाइन खींचिए और दोनों तरफ के खिलाड़ी खड़े हो गए, और जीवट वाला खेल है, दमदार खेल है। पसीने पसीने हो जाता है आदमी 1 मिनट में, खूब धूल मिट्टी लग जाती है, मिट्टी का स्नान भी हो जाता है, मृत्यु का स्नान, मिट्टी से स्नान हो गया, और एकदम शरीर स्वस्थ। बहुत अच्छा खेल है, खेलिए। बैडमिंटन खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, हैंडबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, तमाम सारे खेल हैं, सब अच्छे हैं। केवल एक क्रिकेट का खेल बिल्कुल बेकार खेल। मेरठ में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा था, उसमें मुझे बुलाया, तो सबसे पहले मुझे ही बोलने के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया। तो मैंने वहाँ पूरे मेरठ जिले के प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी, टीचर्स की मीटिंग थी, उन सब के बीच में ये बात कही। और मेरठ में ये क्रिकेट के खेल का जो सामान होता है वो सबसे ज़्यादा बनता है, वहीं पर इसकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो सारे वहाँ के जो मालिक थे फैक्ट्रियों के जिनमें सामान बनता है, वो सब लोगों ने बड़ा विरोध किया मेरा, कि ये सर, उसे अगले दिन अखबार में निकला मोटे अक्षरों में, क्या कह गए प्रमोद सर। मैंने वहाँ साफ बुराई की इसकी, ये सबसे वाहियात खेल है, और IPL के माध्यम से जुआ और सट्टा इसमें चलता है। ये खेल नहीं है, ये व्यापार है, बिजनेस है। एक ही आदमी 2 प्लेयर सेलेक्ट कर लेता है और उनको पैसे दे करके खेल खिलाता है, और टिकट लगा करके पैसा कमाता है, और जुआ सट्टा और लगाता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, इस पर सट्टा लगता है, जुआ लगता है। ये बिल्कुल बेकार खेल है, जो सारी गंदगी फैलाने वाला खेल है। और सारे खेल अच्छे हैं, तो कोई भी खेल खेलें, क्रिकेट का खेल मत खेलना। समझ में आ गई है मेरी बात? दूसरा व्यवधान क्या है? दूसरा व्यवधान है टीवी।
टीवी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन बुराइयाँ भी बहुत हैं। टीवी आधा घंटे देख लीजिए और इसमें क्या देखना है ये भी देख लीजिए। एनिमल चैनल देखिए, जियोग्राफिक चैनल देखिए, जिसमें पशु पक्षियों जंगलों के सीन दिखाई दें, समुद्र के अंदर पानी के अंदर मछलियाँ तैरती हुई दिखाई दें, देख करके आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। चिड़िया चुगा लेकर के आएगी, अपने बच्चों को चुगाएगी, अच्छा लगेगा, देख करके खुश होंगे। ठीक है ना, वो अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें देखने की, वो देख लीजिए। इसके अलावा कोई हंसने का, मुस्कुराने का कोई कार्यक्रम हो, मनोरंजन का कोई कार्यक्रम हो, उसको देख लीजिए। और 15 मिनट की कोई न्यूज़ हो, उनको देख लीजिए। न्यूज़ सारे दिन आती हैं, सारे दिन की न्यूज़ नहीं देखनी है, सारे दिन टीवी थोड़ी बैठे रहना है। और 10-15-20 मिनट की न्यूज़ हो जिससे कि देश विदेश की सारी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। कूप मंडूक नहीं बने रहना है कि हमें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं पता होना है हमें सब जानकारी प्राप्त करनी है, वो देख लीजिए। बस इतना ही देखिए, इससे ज़्यादा और टीवी मत देखिए। स्टार टीवी और कलर्स टीवी और तमाम सारे जो टीवी हैं जिनमें के ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं जिनमें कि सास बहू की लड़ाई और नंद जिठानी की लड़ाई और देवरानी जेठानी की लड़ाई और आपस में एक दूसरे की काट करते रहना और दूसरों को गिराने का प्रयास करना, इस तरह का जो काम होता रहता है उनमें, इन सब चीज़ों को मत देखिए, दिमाग में कचरा भरते रहते हैं। समझा गया? ये टीवी और मोबाइल ये सबसे ज़्यादा कचरा दिमाग में भरता है। और ये अखबार भी दिमाग में कचरा भरते हैं। अखबारों में भी केवल वही न्यूज़ देखनी है अच्छी न्यूज़ हो। अच्छी न्यूज़ें अखबारों में छपती कम है, बुरी न्यूज़ें ज़्यादा छपती हैं। इसलिए उन बुरी न्यूज़ों को नहीं देखेंगे, केवल अच्छी न्यूज़ हो वही देखेंगे। हमारे देश में तो अभी वो परंपरा शुरू नहीं हुई। जापान में एक परंपरा है, वहाँ पर क्या होता है कि अखबारों में पहले पेज पर केवल अच्छी खबरें छपती हैं। जो सकारात्मक खबर हो, कोई अच्छा काम हुआ हो, वो खबर पहले पेज पर छपेगी। वहाँ ऐसा था कि दो भाई थे। वो दोनों भाई माचिस बेचने का काम करते थे। माचिस सबको चाहिए, अब तो नहीं चाहिए, अब तो सब गैस से काम चल जाता है। बिना ही माचिस से भी जल जाता है आजकल गैस का स्टोव। तो वो माचिस बेचने काम करते थे। बड़ा भाई जो था वो माचिस बेचने गया बाज़ार में। एक बाबूजी जो है वो थे, पान की दुकान पे खड़े हुए थे, वो पान खा रहे थे। उसने बाबूजी माचिस ले लिए, तो उसने देखा गरीब लड़का बेचारा, चलो दे दिया, उसको पैसे दिए और माचिस दे दिए उसको। उसने बड़ा सिक्का दे दिया उसको, बोले बाबूजी मेरे पास खुले हुए नहीं है, तो बोले ले आ खुले हुए। वो खुले हुए पैसे लेने के लिए गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। छोटा भाई उसको हॉस्पिटल में देखने गया, तो उस लड़के ने बताया देख मैं उस पान की दुकान पर एक बाबूजी खड़े हुए थे, उनको माचिस दी थी मैंने और पैसे उसको वापस करने थे, लेकिन पैसे वापस नहीं कर पाया, उसी से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये पैसे उसको वापस कर देना। और ये कह करके वो लड़का मर गया। तो छोटा भाई फिर उस दुकान पर पहुंचा पैसे लेकर के, खुले हुए पैसे, और जा कर के उससे दुकानदार से पूछा एक बाबूजी यहाँ पर आए थे, वो माचिस दी थी हमारे भाई ने और उसके पैसे वापस करने थे, आप उनको जानते होगे? हाँ वो नहीं जानता हूँ, वो तो इधर रहते हैं। उसने उसका पता बता दिया, उसके घर जा कर के उसके, और उसको बताया कि मेरे भाई ने आपको माचिस दी थी और उसके पैसे आपको वापस करने थे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया। भैया ने ये कहा था कि ये पैसे आपको दे आए, तो ये पैसे आप ले लीजिए। और बहुत मना करने लगा, बोले जब तेरा भाई मर गया तो मैं पैसे नहीं लूँगा, तू अपने पैसे नहीं। बोले कि ये हम ईमानदारी का खाते हैं, हम बेईमानी का पैसा नहीं खाते हैं, ये पैसे आपके हैं, आप ले लीजिए। वो पैसे दे गया। इस बात से वो आदमी बड़ा प्रभावित हुआ। वो पत्रकार था, उसने पत्रकारों का एक सम्मेलन बुलाया पूरे देश में, पूरे देश के पत्रकारों का सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा कि अब अखबार में पहले पेज पर हम उन समाचारों को छापेंगे जो कोई अच्छा काम हुआ हो। पहले पेज पर अच्छे समाचार छपने चाहिए। ये काम वहाँ चालू हुआ है और यही काम हमारे यहाँ भी होता है। गायत्री परिवार का भी एक अखबार निकलता है, पाक्षिक निकलता है 15 दिन में एक, और पूरे विश्व में गायत्री परिवार ने जो जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उन सब का समाचार उसमें आता है। एक भी बुराई का समाचार नहीं आता, बुरा समाचार एक भी नहीं होगा। पूरा अखबार केवल अच्छे समाचारों से भरा हुआ। तो ये काम होना चाहिए, अच्छाई फैलनी चाहिए, बुराई को हम फैलाना नहीं चाहते हैं। तो ये पढ़ाई में आने वाले व्यवधानों के बारे में बताया था। अखबार, टीवी और मोबाइल ये बहुत गंदगी फैलाते हैं। टीवी अच्छाई, उसमें अच्छाई है, मैंने बता दिया क्या देखना है आपको। मोबाइल का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए। बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, माता पिता को। आपको अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखना है।
मम्मी का मोबाइल है, पापा का मोबाइल है, आप अपने मित्रों को बात करने के लिए अपने मम्मी का मोबाइल नंबर दे दीजिए उनको कि तेरे को जब बात करनी हो तो इस नंबर पे बात किया कर। मम्मी का फ़ोन नंबर है ये, तो उसको पता है ये फ़ोन नंबर मम्मी का है। और जब भी फ़ोन आएगा तो मम्मी फिर, अरे महेश ले तेरे दोस्त का फ़ोन आया है, बात कर ले। तो मम्मी आपको फ़ोन पकड़ा देगी, आप उस फ़ोन को लेकर के वहीं बात करिए मम्मी के साथ ही, मम्मी के सामने ही बात करिए। उसको बता दीजिए मित्र को कि ये लाउड स्पीकर पर है मेरा फ़ोन, जो कुछ बात कर रहा हूँ, जो कुछ तू बोल रहा है मम्मी भी सुन रही है उसको, इसलिए तमीज़ से बोलियो। लड़के क्या करते हैं, उस फ़ोन को लेकर ऊपर छत पे चले जाएंगे या गली में आ जाएंगे बाहर, जिससे और कोई नहीं सुने, बस हम और दोस्त दोनों ही सुनेंगे, और फिर बेकार की फालतू की बातें करने लगते हैं। जो बातें नहीं करनी चाहिए वो बातें भी करने लगते हैं। उन सब से बचने का नियम क्या है कि आप अपना नंबर मत रखिए, अपना कोई मोबाइल मत रखिए, मम्मी के मोबाइल से फ़ोन पर बात करिए अपने मित्रों से भी, और उनको भी, अपने मित्रों को भी अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर दीजिए। समझ में आ गई ये बात? क्योंकि मोबाइल बड़ा उपयोगी भी है और बड़ा गंदा भी है। इसमें इतनी गंदगी भरी पड़ी है जितनी गंदगी कहीं हो नहीं सकती, सारी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। उस गंदगी से बचने का उपाय मैंने आपको बता दिया है। एक और महत्वपूर्ण परामर्श मैं आप सब बच्चों को देना चाहता हूँ। लड़के लड़कों से दोस्तियाँ करें, अच्छी बात है, हर लड़के के मित्र होने चाहिए। लड़कियाँ लड़कियों से दोस्ती करें, अच्छी बात है, जो हमारा हमेशा हित सोचता हो, हमारे फ़ायदे की बात करता हो, हमारे कल्याण की बात सोचता हो, वही हमारा मित्र है। ऐसे मित्र होने चाहिए। लेकिन मैं साफ साफ और बता देना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में लड़के और लड़की की दोस्ती जायज़ नहीं है। इसलिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की व्यवस्था को फेल समझिए। कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है और कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। इस सब में गंदगी भरी पड़ी है। लड़के और लड़कियों की दोस्ती नहीं होती। लड़के और लड़कियों के बीच में भाई बहन का संबंध हो सकता है, पति पत्नी का संबंध हो सकता है, लेकिन दोस्ती का संबंध नहीं हो सकता। समझ में आ गई मेरी बात? जिस किसी को भी पढ़ना हो, अच्छी परीक्षाओं में पास होना हो और आगे पढ़े लिख करके बड़े बड़े पदों पर पहुंचना हो, सफलता प्राप्त करनी हो, वो इस व्यवस्था से दूर रहें। ये चेतावनी है। मैं जिस विद्यालय में प्रिंसिपल था उसमें लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते थे, क्योंकि उनके बेटे ने, उनकी बेटी ने ये गलत काम कर दिया। उससे बचे रहने के लिए आपको क्या करना है? ये संबंध स्थापित नहीं करने हैं। हर लड़की को बहन की दृष्टि से देखना है, हर लड़की को बहन की दृष्टि, और हर लड़के को भाई की दृष्टि से देखना है। अगर आपकी दृष्टि पवित्र हो गई तो बस काम से ही बन गया। मातृवत परदारिशु, दूसरी महिलाओं को सबको माता की दृष्टि से देखिए। बड़ी हैं माता की दृष्टि से देखिए, बराबर की है बहन की दृष्टि से देखिए, बहुत छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखिए। ठीक है? ये अपनी आँखों को साफ़ कर लीजिए, आँखों की गंदगी को साफ़ कर लीजिए। अगर आपने अपनी आँखों की गंदगी साफ़ कर ली तो फिर कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से काम लीजिए और बुलंदी से चलिए, आँख से आँख मिला के बात करिए, सीना तान के चलिए, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया। और जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, जिसको अपनी बेइज्जती का ख्याल नहीं, वो सब इन्हीं गंदगी में फंसता है और वो समाज में बेइज्जती प्राप्त करता है। उसकी बेइज्जती होती है समाज में, और आज नहीं तो कल होके ही रहेगी। वो हो सकता है आज आपने कोई गलती की और वो छिप गई, नहीं पता लगा किसी को, लेकिन एक न एक दिन जरूर बाहर खुलेगी। वो कभी न कभी वो गलती आपकी समाज के सामने आएगी, लोगों के सामने आएगी, और उस समय आपको बहुत बेइज्जती महसूस करनी पड़ेगी और आपको बहुत पछतावा होगा कि काश हमने ये गलती नहीं की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, आपको भी और आपकी माँ को भी और आपकी पापा को भी। जो बच्चे गलती कर जाते हैं उनके माता पिता भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो अपने पिता भी, आपका पिता दूसरे अपने आँख से आँख मिला के बात नहीं कर पाएगा, समाज में सीना तान के नहीं चल पाएगा। आपकी माँ घर से बाहर नहीं निकलेगी, पड़ोसियों से बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, उसकी लड़की ने ऐसा काम कर दिया, उसके लड़के ने ऐसा काम कर दिया। आप कोई गलत काम करके देख लीजिए, उस गलत काम को करने के बाद जब आप घर से बाहर निकलेंगे और दो आदमी बात कर रहे होंगे और आपकी तरफ अगर उन्होंने देख लिया तो आप ये समझेंगे मेरी बारे में बात कर रहे हैं, मेरी बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए सबसे बचने का प्रयास करिए।
और एक और जो सबसे बड़ी व्यवधान है पढ़ाई में, वो ये है कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रखिए, स्वस्थ बनाए रखिए। शरीर अगर स्वस्थ होगा तो ही पढ़ाई होगी। जब रोज़ाना बीमारी फैल रही है, जब रोज़ाना कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ दर्द, तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगी? जब सिर में दर्द होता है तो पढ़ाई होगी? जब पेट में दर्द हो रहा है तो पढ़ाई होगी? नहीं हो सकती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और शरीर को, मन को कैसे स्वस्थ रखें, इसके संबंध में आपको कल डॉक्टर दीनदयाल अमृत जी ने बताया था। उन प्रयोगों को आप करिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। रोज़ाना आसन प्राणायाम आपको बताए जा रहे हैं, उन आसन प्राणायाम को करिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। ठीक है? तो इन व्यवधानों को अगर आपने दूर कर लिया तो फिर आप देखेंगे आपको सफलता मिल रही है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ाई में एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता अगर होती है तो फिर वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। कल ही एक विद्यार्थी पूछ रहा था शाम को 8:30 बजे जब क्लास छूटी, तो वो कह रहा था साहब बार बार मन उछटता है। कौन था वो? कौन कह रहे थे कल शाम को 8:30 बजे जब क्लास खत्म हुई थी तब एक बच्चा पूछ रहा था ना, साहब मेरा मन पढ़ते समय बहुत उछटता है इधर उधर। अरे होगा ही नहीं मैं, तो वो उछटता है। उछटता का मतलब मन लगता नहीं है। एक बात अभी कुछ पढ़ रहे हैं, जड़ से उधर की तरफ से ध्यान हट जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। एकाग्रता नहीं जमती। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनेगी उसके लिए प्रयोग बता रहे हैं। देखिए, मनुष्य मन की शक्तियाँ अनंत हैं। वो सारी शक्तियाँ अगर एक जगह पर एकत्रित हो जाएं तो चमत्कार दिखा देंगी, और मन की शक्तियाँ अगर 10 तरफ बढ़ जाएं तो फिर चमत्कार नहीं होगा, फिर वो काम नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, जिसको आतिशी शीशा कहते हैं, उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, धूप पड़ती है, उसके पीछे की तरफ एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर कि सारी किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, और जहाँ इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ कागज़ लगाते हैं तो कागज़ में आग लग जाती है। देखा है कि नहीं? उसमें आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि सारी किरणें एक जगह इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी हो गई तो फिर आग लगा देती हैं। इसी तरह से आपकी भी मस्तिष्क की शक्तियाँ अगर एक ही काम पर लग जाएं, एक जुनून चढ़ जाए कि मुझे इस साल 95% मार्क्स लाने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करके दिखा देना है, ये जुनून चढ़ जाना चाहिए, ये नशा चढ़ जाना चाहिए कि मुझे इस साल कुछ करके दिखा देना है, तो फिर देखिए आपको सफलता मिल के रहेगी। क्योंकि मस्तिष्क की सारी शक्तियाँ एक ही तरफ लगा दिए, और कामों को बाद में देखेंगे। पढ़ाई को ज़िंदगी भर थोड़ी करनी है। इस समय मेरी पढ़ाई का समय है, तो पूरा टाइम, पूरा ध्यान, पूरा मन केवल पढ़ाई पर है, और कामों को बाद में देखेंगे। तो देखिए आपको सफलता मिलती है। ठीक है? एकाग्रता बनाने के लिए कुछ प्रयोग भी हैं, उन प्रयोगों को अब मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान दीजिए। देखिए, एकाग्रता जमाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक 4x4 इंच का एक कागज़ ले लीजिए। 4x4 इंच का एक कागज़, उसमें काले स्केच पेन से बीच में एक गोल बिंदी बना दीजिए, उसको अंदर से ही भर दीजिए। समझ में आ गया? और उसको दीवार पर चिपका दीजिए। जहाँ आप पढ़ते हैं हमेशा मेज़ कुर्सी पर बैठ कर पढ़ना है, पलंग पर बैठ करके, लेट करके नहीं पढ़ना। और एक जगह पर ही निर्धारित जगह है, वहीं बैठ के पढ़ेंगे रोज़। ऐसा नहीं कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी छत पर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना एक निश्चित स्थान है हमारा, वहीं बैठ करके पढ़ेंगे। और मेज़ कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे। मेज़ पे के सामने ही दीवार होती है, उस दीवार पर उस कागज़ को चिपका दीजिए। कितना ऊपर कितना नीचे, ठीक आँखों के ठीक सामने रहे, और आँखों को पूरा खोल लेंगे और लगातार उस काले बिंदु को देखते रहेंगे। काले बिंदु को लगातार देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे। पलक नहीं झपकाएंगे। समझ में आ गई है? पलक नहीं झपकाएंगे, ऐसे लगातार उस बिंदु को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप देखेंगे 5 मिनट बाद ही आपकी आँखों से पानी आने लगता है और आँखों में जलन होने लगती है। जब ऐसा हो तो देखना बंद कर दिए, आँखों को पोंछ लीजिए। समझ में आ गई ये प्रयोग? समझ में आ गया ये प्रयोग? इस प्रयोग को करने वाले बच्चों की एकाग्रता जमने लगती है। दूसरा प्रयोग, आपके घरों में घड़ी, सबके घर में है। घड़ी में 3 सुई होती हैं। एक सुई ऐसी होती है जो 1 घंटे में 1 अंक आगे बढ़ती है। एक सुई ऐसी होती है जो 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगा देती है। और एक सुई ऐसी होती है जो 1 मिनट में पूरा 1 चक्कर लगाती है ना? 3 सुई। तो जो 1 मिनट में पूरा 1 चक्कर लगाती है, उस सुई को देखिए, जब वो 12 पर आ जाए तब आप गिनना शुरू करिए। 12 से 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ पर आ गई सुई? कहाँ पर आ गई सुई? 1 पर आई। 5 सेकंड के बाद 1 पर ही तो आई।
अरे टिक टिक करके 5 उसने टिक की है तो 5 एक पर आई ना सुई, उसको देखते जाइए और गिनती बोलते जाइए, बोलते जाइए और उसको देखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते जाइए। और जब वो सुई पूरा घूम करके फिर 12 पे आएगी तो कितनी गिनती हो जाएंगी? 60। अगर आपकी एकाग्रता जमी तो सही 60 गिनती होंगी, और एकाग्रता भंग हो गई तो कभी 62 हो जाएंगी या फिर 58 रह जाएंगी, क्योंकि आपका ध्यान एकाग्र नहीं हुआ। समझ में आ गया? ये प्रयोग केवल 2 मिनट के लिए करना है, दो राउंड लगाने हैं। उस घड़ी की सुई को देखिए और ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया? तो ये प्रयोग करने से आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता जमने लगती है। एकाग्रता जमाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कल बच्चे ने जो प्रश्न पूछा था कि हमारी एकाग्रता नहीं जमती है, बार बार मन उछड़ता है, तो ये प्रयोग करेंगे तो एकाग्रता जमेगी। एकाग्रता क्यों नहीं जमती है, इसको कैसे जमाएं? एकाग्रता तब नहीं जमती है जब हमें ये पता नहीं होता कि हम जो कुछ कर रहे हैं इससे फ़ायदा क्या होगा हमें। जिस काम में हमारी रुचि होती है उस काम में खूब एकाग्रता जमती है। कल सुबह 7 बजे जो पेपर आने वाला है, कल सुबह 7 बजे जो पेपर आने वाला है, वो पेपर आज रात को आपको दिखा दिया जाए, देख कल पेपर ये आएगा, 1 मिनट नहीं लगेगी, सारे क्वेश्चन याद कर लोगे। 1 मिनट में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, एक नज़र में ही। इतनी तेज़ नज़र कहाँ से आ गई आपकी? पहले क्यों नहीं याद होता था इतनी जल्दी? क्यों? मालूम है ये कल ही आने वाला है पेपर में। समझ में आ गई मेरी बात? तो जिस काम में हमारी रुचि होती है ना, उसमें हमारी एकाग्रता जम जाती है। और रुचि काहे में होती है? रुचि उस काम में होती है जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। हमें हमारा फ़ायदा जिस काम में होना होता है उस काम में हमारी खूब रुचि होती है। अपने मित्र से मिलना है ना, तो फिर समय की कमी नहीं होती है। फिर सारे काम छोड़ करके मित्र से मिलने चले जाता है। फ़ोन पे बात हो गई, आजा पार्क में मिलेंगे, आराम से मिलते हैं और सारे काम छोड़ के चले जाते हैं। फिर नहीं कहते मेरे पास समय नहीं है, फिर समय निकल जाता है फिर, क्योंकि उससे मित्र से मिलना है। तो जिस काम में रुचि होती है उसमें हमारी एकाग्रता जमती है। अब आप कहेंगे साहब रुचि कैसे जागृत हो, पढ़ने में रुचि कैसे जागृत हो? तो हम ये देखेंगे कि इस पढ़ने से मिलेगा क्या हमें। जिस काम से हमें कुछ मिलने जा रहा हो, जिस काम में हमारा स्वार्थ हो, उसमें हमारी रुचि जागृत हो जाती है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको पढ़ने से क्या मिलने जा रहा है। क्या मिलने जा रहा है आप देख लीजिए कि जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में होशियार बन जाते हैं, पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, तो बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करते हैं, ऑफिसर बनते हैं और अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सुख सुविधाओं के साधन उनके पास होते हैं। वो जीवन जीना चाहते हैं। या फिर जो लोग नहीं पढ़ पाते तो क्या करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, 500 रुपये रोज़ कमाते हैं मुश्किल से, और जैसे तैसे रोटी का पूरा पड़ता है उनका। तो अब आपको समझ में आ रहा है पढ़ने से क्या लाभ होने जा रहा है? इसलिए पढ़ लो, इसलिए पढ़ लो। अगर पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी प्राप्त करोगे, अच्छे बिजनेस चलाओगे और अच्छा काम करोगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे, सुख सुविधाओं के अंदर रहोगे, मौज करोगे। और नहीं पढ़ोगे तो मजदूरी करोगे, पसीना बहाओगे, जैसे तैसे पेट भरोगे, अच्छी लड़की से शादी भी नहीं होगी, बिना पढ़ी लिखी गंवार लड़की मिलेगी, गोबर कूड़ा करने वाली। समझ में आ गई है? और पढ़े लिखे लड़के होंगे तो लड़की भी ऐसी आएगी, बहू भी ऐसी आएगी जो पढ़ी लिखी होगी, वो भी नौकरी कर रही होगी और वो भी कमा रही होगी, दोनों कमाएंगे और मौज करेंगे। इसलिए पढ़ लो। ये बात आप सोच लीजिए, अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लाभ होने जा रहा है। अब आप कहेंगे साहब कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, कठिन विषय लगता है, इसलिए उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। उसको जो कठिन विषय लगता है उसको पढ़ते भी नहीं लड़के। एक तो वैसे ही उस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता, और फिर मन नहीं लगता तो पढ़ते और नहीं है, और पढ़ते नहीं तो फेल हो जाते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता हो उस सब्जेक्ट में मन कैसे लगे, उसका तरीका बता दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको गणित पढ़ने में मन नहीं लगता है, गणित में मन नहीं लगता है, तो आप अपने मन को समझा लीजिए, देख भैया हमारी बात सुन ले। किसको समझा रहे हैं? अपने मन को समझा रहे हैं, देख भैया हमारी बात सुन ले, ये गणित पढ़े बिना गुजारा नहीं है। क्यों नहीं है गुजारा? देख आगे चल करके हर परीक्षा में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जो नौकरियों के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, उस सब में गणित का पेपर कंपलसरी होता है। और में कमज़ोर रहा ना
तो फिर किसी में भी सेलेक्ट नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। समझा दीजिए अपने मन को, इसलिए गणित पढ़ ले। दूसरी बात यह है कि गणित में अगर आपने कोई सवाल हल किया और बिल्कुल सही सही कर दिया, 10 नंबर में से 10 नंबर मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और आपने हिंदी का पेपर दिया और उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखनी हुई, जीवन परिचय लिखा, और आपने सही सही लिख दिया, तो भी 10 में से 6 नंबर मिलेंगे। तो परसेंटेज गणित से ही बढ़ती है, गणित से ही डिवीजन बनती है, इसलिए गणित पढ़ ले। और अगर गणित पढ़ लेगा तो हिसाब किताब लगाना सीख जाएगा, और फिर बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाएगा तो सही सही पैसे दे के आएगा दुकानदार को। और अगर गणित नहीं जानता है, हिसाब लगाना जानता नहीं है, तो जो दुकानदार मांगेगा वही पैसे दे आएगा, वो ज़्यादा पैसे मांगेगा ज़्यादा ही दे आएगा। इसलिए गणित पढ़ना ज़रूरी है ना। गणित जीवनोपयोगी विषय है, इसलिए गणित पढ़ ले। मन को अपने को समझा दीजिए, और आपका ही मन है, आपके समझाने से समझ जाएगा और अपना हित देखेगा वो, इसलिए उसमें मन लगने लगेगा। और मन लगेगा तो फिर उसमें एकाग्रता भी जमेगी। जिस काम में हमारा मन लगता है उसमें हमारी एकाग्रता बनती है। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया। इसके बाद प्राणायाम हमने बताए थे, भ्रामरी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम बताए थे। ये भी बुद्धिवर्धक हैं और इनको करने से आदमी की प्रतिभा बढ़ती है। ठीक है, ये दोनों प्राणायाम आपको करने हैं। अगली एक क्रिया है, इसका नाम है स्वसंकेत साधना। स्वसंकेत साधना क्या है? आपके पास एक पैम्पलेट है ना, कैसे पढ़ें कि सफलता मिले, सबके पास है, निकाल लीजिए उसको। कैसे पढ़ें कि सफलता मिले, उस पैम्पलेट को बाहर निकालिए, उसके पेज नंबर 3 को देखिए। पेज नंबर 3 पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो इन्वर्टेड कॉमा में शुरू हो रहा है। मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूँ, लिखा है, किसी ने देखा? पेज नंबर 3 पर मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूँ लिखा है। इस पैराग्राफ को 8-10 लाइन का पैराग्राफ है, इसको कंठाग्र याद कर लीजिए, कंठाग्र याद कर लीजिए, और इसको बिल्कुल रट लीजिए, कंठाग्र याद हो जाना चाहिए। रात को सोने से पहले इसी पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते सो जाना है। एक बार पढ़िए, मन मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलना, मन मन में इसको दोहराइए। अगर नींद आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से इसको दोहराना शुरू कर दीजिए। दोबारा भी नींद नहीं आती है तो फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक नींद नहीं आए तब तक इसी पैराग्राफ को दोहराते हुए सो जाना है। इसमें वही सब कुछ लिखा हुआ है जो आप पाना चाहते हैं। आप इसमें लिखा हुआ है कि मैं जो कुछ पढ़ता हूँ वो सब मुझे याद हो जाता है, मेरे जीवन में हर काम में सफलता मिलती है, मैं जो चाहता हूँ वही काम पूरा हो जाता है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, यही तो चाहते हैं आप, वो सब इसमें लिखा हुआ है। रात को सोने से पहले हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, और अवचेतन मन की शक्तियाँ 90% हैं। जो विचार अवचेतन मन में चले जाता है वो विचार पूरा हो जाता है। तो रात को सोने से पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए सोएंगे। स्वसंकेत साधना है, अपने आप को जैसे संकेत देंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। ठीक है, अभी और भी प्रयोग रह गए हैं, उनके संबंध में कल चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ गायत्री माता से। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।